Today we are going to discuss about diffuse otitis externa। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बीमारी में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेटल स्किन की, जो कि फैल के पिन्ना को इन्वॉल्व कर लेती है और दूसरी साइड पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एपिडर्मल लेयर तक चली जाती है। अब इस डायग्राम में देखें आप, ये पिन्ना है और ये ईयर कैनाल, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये ऑसिकल्स, बोनी लेब्रिंथ और साथ में यूस्टेशियन ट्यूब आ जाती है एंड पे आके। तो पिन्ना, ईयर कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ये पार्ट होता है आपका एक्सटर्नल ईयर तक, और उसके बाद मिडल ईयर ऑसिकल्स को इन्वॉल्व कर लेता है और लेब्रिंथ और यूस्टेशियन ट्यूब इनर ईयर में आ जाती है। तो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होता है कि ईयर कैनाल की जो स्किन है ना, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट करके पूरे पिन्ना तक चला जाता है और इस तरफ फैल के ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एपिडर्मल लेयर तक चला जाता है। क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन पूरे एक्सटर्नल ईयर को कवर कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। जबकि फ्रंकल्स जो होते हैं वो सिर्फ कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ मेटस में पाया जाता है। अब फ्रंकल क्या होता है? फ्रंकल होता है हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन। किसकी वजह से? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से। अब हेयर सिर्फ कार्टिलेजिनियस पोर्शन में पाए जाते हैं, इसलिए जो फ्रंकल्स होते हैं वो सिर्फ कार्टिलेजिनियस पोर्शन में दिखाई देते हैं। इस वजह से फ्रंकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना। और जो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना है उसका दूसरा नाम होता है स्विमर्स ईयर, क्योंकि ये जो लोग स्विमिंग करते हैं उनमें भी ज़्यादा दिखाई देता है। और डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना खास तौर पे गर्म इलाकों में दिखाई देता है। अब गर्म इलाकों में क्या होता है कि बंदों को ज़्यादा पसीना आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे कान की पीएच है वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है, और अल्कलाइन पीएच जो होती है उसके अंदर बैक्टीरिया इजीली ग्रो करते हैं, उनको ज़्यादा ग्रो करने में आसानी होती है। अब जो हम लोग आगे देखेंगे वो क्या होता है कि डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना को होने के लिए दो फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, और वो क्या है? सबसे पहले तो ईयर कैनाल को डैमेज हो। और वो कैसे हो सकता है कि आप कान की सफाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो है हेयर पिन है वो लग जाती है आपके कानों में, या फिर आप क्या कर रहे हैं माचिस से कान में स्क्रैच कर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ईयर कैनाल है उसकी स्किन में डैमेज होता है और उसकी जो लाइनिंग होती है और उसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक कर जाती है। अब उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि उसके अंदर जो पैथोजिन्स होते हैं वो इन्वेड कर जाते हैं। अब जैसे ही पैथोजिन उस ट्रॉमेटिक स्किन के अंदर इन्वेड करेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है जो कि सेपरेट करके एक तरफ पिन की साइड पे चली जाती है और दूसरी तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक चली जाती है। अब कौन कौन से जो पैथोजेंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं? पहले नंबर पे आ जाता है स्टेफाइलोकोकस, दूसरे पे सुडोमोनास और एस्क्रेशिया कोलाई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो जो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना है इसकी दो फेजेस होती हैं। पहली फेज क्या है? अक्यूट फेज, और दूसरी फेज क्या है? क्रोनिक फेज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अक्यूट फेज के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स नजर आएंगे। तो अक्यूट फेज के अंदर क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन होती है ईयर के अंदर, मतलब कान के अंदर जलन का एहसास होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि कान के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, और वो दर्द बढ़ता है जब आप जॉ मूवमेंट्स करते हो, स्वेलो करते टाइम या किसी भी वजह से आप जॉ मूवमेंट्स करते हो तो जो कान का दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर सीरस ईयर डिस्चार्ज होता है पहले, और बाद में क्या होता है ये सीरस डिस्चार्ज प्रूडेंट डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रूडेंट डिस्चार्ज है ये कान के अंदर रहता है, स्टेसिस हो जाती है। उस स्टेसिस की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे डेब्रिस बन जाता है और कान स्वेलो कर जाता है। अब वो जो डेब्रिस होता है आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर कान को बंद कर देता है, और उसकी वजह से हमारे पास हेयरिंग लॉस हो जाता है। और वो हेयरिंग लॉस कौन सी टाइप का होता है? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक फेज। क्रोनिक फेज के अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स आते हैं? इसमें क्या होता है कि
जो सबसे ज़्यादा हम लोग इस फेज़ को रिकॉग्नाइज करने का तरीका है वो क्या होता है कि इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और उसको कान में स्क्रैच करने का दिल करता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इरिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू इच। अब जब वो बार बार स्क्रैच करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन होती है ईयर कैनाल की उसके अंदर स्केलिंग और फिशर्स पड़ जाते हैं, मतलब उनके अंदर निशान पड़ जाते हैं। और इसके अंदर डिस्चार्ज क्या होता है, स्केंटी डिस्चार्ज होता है क्रोनिक फेज के अंदर। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो स्किन होती है ईयर कैनाल की वो क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफिक हो जाती है। जब वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्किन के अंदर की तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, जो मेटल स्टीनोसिस। अब मेटल स्टीनोसिस क्या होता है कि जो दोनों ईयर कैनाल की दो साइड्स होती हैं ना वो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। अब स्किन की हाइपरट्रॉफी की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, मेटल स्टीनोसिस। जब मेटल स्टीनोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब एंड पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रीटमेंट। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना का ट्रीटमेंट, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ईयर टॉयलेट, मतलब आपने कान की सफाई करनी है। इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, जो डेब्रिस वगैरह होगा वो आप निकाल देंगे। उसके बाद आपने क्या देनी है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है। अब जो जितने बैक्टीरिया होंगे वो सारे एंटीबायोटिक्स की वजह से किल हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या देने हैं, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स किस लिए देते हैं, क्योंकि इसमें कान का दर्द होता है तो एनाल्जेसिक्स हेल्प करते हैं पेन को कम करने में। उसके बाद मेडिकेटेड विक्स। अब मेडिकेटेड विक्स क्या होती हैं, इनके ऊपर हम लोग स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक लगा के कान के अंदर डालते हैं और 2 से 3 दिन के बाद हम लोग इनको चेंज कर देते हैं। ये जो है ना, ये हम लोग करते हैं एक्यूट फेज के अंदर। उसके बाद जो 10% इथामोल ग्लिसरीन है ये हम लोग देते हैं क्रोनिक फेज के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो होता है एडिमा हो जाता है, मियटस का स्वेलिंग हो जाती है। तो ग्लिसरीन जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है और ये क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है एडिमा को कम करने के अंदर। और जो इथामोल है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक एंटीसेप्टिक है, मींस ये क्या करेगा, पैथोजेंस को किल करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमारे पास स्टीनोसिस हो जाता है, मतलब क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, उस स्टीनोसिस को सर्जिकली एक्साइज कर देते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कर देते हैं।